हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज एक बात और कहनी थी कि आपकी ज्योग्राफी की और पॉलिटिकल साइंस की, इन दोनों सब्जेक्ट की 6 to 10th की सभी चैप्टर, आपके सभी कक्षाओं के सभी क्लासों के चैप्टर समाप्त हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से, विद क्वेश्चन के साथ। हर क्लास के बाद मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, 15 से 20 क्वेश्चन। ठीक है, सैटरडे संडे आपको प्रॉपर तरीके से मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, जो कि आने वाले एग्जाम, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें आप देख सकते हो उन प्रैक्टिस सेटों को लगा करके। ठीक है, 101% आपको मेरे इस जीके के अंतर्गत सभी क्वेश्चन आएंगे और देखने को मिलेंगे। रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर मैं आपको कुछ ही दिनों में चलाने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी, और अच्छे से बेसिक नॉलेज में आपको करंट अफेयर के अंतर्गत देना शुरू करूंगा, जिसमें आपको काफी हद तक हेल्पफुल और मदद मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास पार्ट 2, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक ग्लोब विशेष, क्योंकि 20 पेज में पढ़ चुका हूं कल। ठीक है, इसके बाद हम पहुंच गए थे बंधुआ मजदूरी तक पहुंच गए थे आई थिंक। फर्स्ट टॉपिक है कि भारत से बंधुआ मजदूरों का पलायन कैसे कराया गया था उस समय। ठीक है, वैसे मजदूर तो किसी खास मालिक के लिए, किसी खास अवधि के लिए काम करने को प्रतिबंध होते हैं। बंधुआ मजदूर वही कहलाते हैं। ठीक है, कोई बड़ा मालिक है, वो अपने नीचे मजदूरों को रखता है। ठीक है, काम वाम करवाता है उसके। ठीक है, झाड़ी वगैरह देता है, ये सारी चीजें, वो बंधुआ मजदूर कहलाता है। ठीक है, आधुनिक बिहार, आज का जो बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य भारत है, तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों से कई गरीब लोग बंधुआ मजदूर बन गए। इन लोगों का मुख्य रूप से कैरिबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी, जो यूरोप के अंतर्गत हैं। कई को सीलोन और मलाया भी भेजा गया, और भारत में कई बंधुआ मजदूरों को असम के चाय बागानों में भी काम करने के लिए लगाया गया था उस समय। ये बंधुआ मजदूरी की बात हो रही है, इनको जबरदस्ती ही काम करवाया गया था। ठीक है, मजदूरों को बहाल करने वाले एजेंट अक्सर झूठे वादे करते थे। इन वादों को ये भी नहीं पता होता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। बताओ, उन्हें ये बेचारे ये तो बता दो भाई हम वहां जा रहे हैं, बाहर से बाहर जा रहे हैं, उस देश में जा रहे हैं। कुछ नहीं बताया जाता था, सिर्फ काम करवाया जाता था, और रुपए एक भी टाइम नहीं मिलते होते। ठीक है, बस काम ही काम। ठीक है, रोटी मिल गई तो मिल गई, नहीं तो काम में व्यस्त। ठीक है, इनका अपना मत था। ठीक है, इन मजदूरों के लिए नई जगह पर बड़ी भयावह स्थिति हुआ करती थी, बड़ी भयानक स्थिति होती थी। मतलब वहां पर डर लगता होगा। ठीक है, कुछ होता था नहीं था पहले, लाइट वगैरह या कुछ भी सुनसान जगह होती थी, और पास में कौन होते थे, यही मजदूर बेचारे। ठीक है, आपस में डरते होंगे। ठीक है, उनके पास, और दूसरे विदेश की धरती पर जाना, उसको कौन, किस जानवर, कैसा जानवर किस टाइम आ जाए, किस टाइम उसको खत्म कर दे, ये किसी को नहीं पता होती थी। ठीक है, उनके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं होते थे, और उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ठीक है, किन बंधुआ मजदूरों को। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और ये इनके नंबर दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, इतने नंबर की, ये कोई जेल में नहीं है, ये बंधुआ मजदूरों के नंबर बताए जा रहे हैं, उनकी नंबर प्लेट डाली गई है। और खास बात यह थी कि उस समय इनको इनके नाम से नहीं जाना जाता था, इनके प्लेट नंबर से बुलाया जाता है, पुकारा जाता था। ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, उस समय इन मजदूरों के साथ कितना बुरा। और ये भी देख लो आप, इनके शरीर के हिसाब से इनको ले जाते थे। जो हट्टा कट्टा होता था, ठीक है, उसको यहाँ न रख के या काम न करवा के विदेशों में ले जाकर के काम करवाते थे दिन और रात। ठीक है, 1900 के दशक में भारत के राष्ट्रवादी नेता बंधुआ मजदूर के सिस्टम को विरोध करने लगे थे। इस सिस्टम को 1921 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, काफी हद तक इनको डोमिनेट किया गया था, अत्याचार किए गए थे इनके ऊपर। ठीक है, तब जाकर इनकी सुनवाई हुई और तब जाके बंद हुआ था 1921 के अंतर्गत। विदेशों में भारतीय व्यवसाय, इंडियन बिजनेस में अप्रोड किया है। इस दौरान भारत के व्यवसायों ने भी तरक्की की और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में हिस्सा लेने लगे। शिकारीपुर, ऑस्ट्रोप और नट्टुकोटाई चेटियार का नाम भारत के नामी बैंकर और व्यवसाय में आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसे भेजने के लिए उनका अपना ही एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। ठीक है, भारत में व्यवसाय महाजन उपनिवेशी शासकों के साथ अफ्रीका में भी हो चुकी थी। ठीक है, पहुंचे थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसाय तो यूरोपियन उपनिवेश के आगे निकल गए थे, और 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को फलते फूलते एम्पोरियम को बना लिया था। ये बहुत ही चालाक थे। ठीक है,
मतलब कुल मिला के ने अपना ही मत देखना था, ठीक है। सब जगह किसी भी काम को लेकर के अभी तक जो मैंने हिस्ट्री पढ़ाई आपको, ठीक है, इनका अपना ही मत था, ठीक है। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक सिस्टम क्या था उस समय कि भारत में उम्दा कॉटन के कपड़े वर्षों से यूरोप में निर्यात हो रहे थे, ठीक है, काफी हद तक। और अपने भारत के अंदर कॉटन कपड़ा की मांग बहुत तगड़ी थी, ठीक है, जिसको हाथ से काटा और बुना जाता था, ठीक है। लेकिन औद्योगिकरण के बाद और स्थानीय उत्पादकों ने ब्रिटिश सरकार को भारत आने वाले कॉटन के कपड़ों को प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य कर दिया, जबरदस्ती कर दिया इनको कॉटन बंद, ठीक है। नहीं तो बहुत अधिक मात्रा में निर्यात होता था हमारे भारतीय कॉटन का। इससे ब्रिटेन में बने कपड़े भारत के बाजारों में भारी मात्रा में आने लगे और 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया और 1870 में आते 3% रह गया। लेकिन 1812 से 71 तक की कच्चे का कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर के 35% हो गया। इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील जो थी, नील की खेती मैंने जैसे बताया था आपको, जिसको इंडिगो से तेजी से बढ़ोतरी हुई, किसमें, यूरोप के देशों में। और भारत में सबसे ज्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम। ये इंपॉर्टेंट चीज है उस समय की, ठीक है। उस समय अफीम, और अफीम निर्यात होता था चीन में सबसे ज्यादा, ये देख लो। जब इनकी न्यू है, भारत से ब्रिटेन के कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने लगा और ब्रिटेन से तैयार माल का आयात बढ़ने लगा। भारत कच्चे माल का निर्यात बन गया और तैयार उत्पाद का आयात बन गया। इससे एक ऐसी स्थिति आ गई जब ट्रेड सरप्लस ब्रिटेन के हित में हो गया और इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। भारत के बाजार से तो आमदनी ही होती थी सिर्फ, उसका इस्तेमाल ब्रिटेन अपने निवेशों को देख रेख के लिए करना करता था, ठीक है, करने के लिए करता था। ब्रिटेन इस पैसों का इस्तेमाल भारत में रहने वाले अपने ऑफिस और होम चार्ज जो थे उनकी पेंशन के लिए, मंथली फीस के लिए करते थे। और भारत के भारी कर्ज की भरपाई रिटायर ब्रिटिश ऑफिसर जो भारत में थे इस समय, वो का पेंशन खर्चा होम चार्ज के अंदर ही आता था, ठीक है। और उस समय के व्यापार देख लो कहां से कहां तक जुड़े हुए थे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, और एक गल्फ कंट्री है, इधर आपके इंडोनेशिया वगैरह है, ये सभी आप इन पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। सभी चीजों को मैंने राष्ट्रीय मार्ग, राजमार्ग सभी प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं इस इमेज के अंतर्गत, ठीक है। अब युद्ध काल की अर्थव्यवस्था कैसी, वॉर इकोनॉमी कैसे हुई। पहले विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया के कई मायनों में झकझोर कर रख दिया था, ठीक है, झकझोर कर रख दिया था। और लगभग 90 लाख लोग मारे गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए। पहले प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है 1914 टू 18 तक की, ठीक है। मरने वाले या अपाहिज होने वाले ज्यादातर लोग उस उम्र के थे जब आदमी आर्थिक क्रियाओं के लिए सक्रिय होता है। इससे यूरोप में सक्षम शरीर वाले कामगारों को भारी कमी हो गई और परिवार में कमाने वाली संख्या कम हो जाने के कारण पूरे यूरोप में लोगों की आमदनी घट गई थी, ठीक है। किसके कारण, प्रथम विश्व युद्ध। इसमें ज्यादा अधिक मात्रा में युवा वर्ग मर गया, या मतलब कि कुल मिला के जैसे बताया मृत्यु अधिक हो जाने के कारण घाटा आ गया, ठीक है। वही तो करते थे इनका। ज्यादातर पुरुषों को युद्ध में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा और इसलिए कारखानों में महिलाओं को काम करने लगी। जो काम पारंपरिक रूप से पुरुषों के काम में माने जाते थे उन्हें महिलाएं कर रही थी। बताओ, इन्हें तो काम चाहिए हो वैसे थे, इन्हें ना कोई मतलब कि महिला है या कोई बच्ची है, बालक है, ठीक है, इन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब है। और यूरोप को और ज्यादा अधिक मात्रा में लाभ पहुंचाना, उसके ग्रोथ रेट को, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश यही करते थे, ठीक है, भारत से। नेक्स्ट है, इस युद्ध के बाद दुनिया की कई बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच संबंध टूटकर ब्रिटेन के युद्ध के खर्चे उठाने के लिए अमेरिका का कर्ज लेना पड़ा। इस युद्ध ने अमेरिका को एक अंतर्राष्ट्रीय कर्जदार से अंतर्राष्ट्रीय साहूकार बना दिया। अब विदेशी सरकारों में लोगों की अमेरिका में संपत्ति की तुलना अमेरिका सरकार और उसके नागरिकों की विदेशी ज्यादा संपत्ति थी, ठीक है। ये आपस में कंपेयर कर लेना। युद्ध के बाद सुधार कैसे हुए, पोस्ट वार रिफॉर्म कैसे हुई। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन को अपना पुराना दबदबा कायम करने की परेशानी होने लगी और ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जापान से टक्कर लेने में अक्षम पड़ रहा था। युद्ध के बाद ब्रिटेन पर अमेरिका की भारी कर्ज लद चुका था उस समय। युद्ध के समय ब्रिटेन में चीजों की मांग में तेजी आई थी, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद मांग में गिरावट आई और युद्ध के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल हो गया था। इस वजह से कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया गेहूं के मुख्य निर्यातक रूप से उभरे थे। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ पूर्वी यूरोप ने फिर से गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी, ठीक है। इसके कारण बाजरा और गेहूं की अधिक
खैप का आ गई और कीमतों में भारी गिरावट आ गई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तबाही हो गई थी, तबाही से मचाएगी ये तबाही। बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग की शुरुआत, ठीक है। अमेरिका में अर्थव्यवस्था के युद्ध के बाद झटकों से तेजी से निजात मिलने लगा। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिका अर्थव्यवस्था का मुख्य पहचान बन गई और फोर्ड मोटर के संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते थे। और बड़े पैमाने में उत्पादन करने में उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी, ठीक है। अमेरिका के कामगार बेहतर कमाने लगे, इसलिए उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे थे। इससे विभिन्न उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ने लगी, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वव्यापी मंदी, ठीक है, वर्ल्ड वार रिसेशन। जरूरत से ज्यादा कृषि उत्पादन। 1920 के दशक में कृषि क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा उत्पादन एक अहम समस्या थी। कृषि उत्पादों को अत्यधिक सप्लाई के कारण कीमतें गिर रही थी और किसानों ने इसकी भरपाई के लिए भी अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया। इसके कारण बाजार में कृषि उत्पादन में बाढ़ आ गई और जिससे कीमतें और नीचे गिर गई। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पाद सड़ने लगे, इतना अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ, ठीक है। अमेरिका द्वारा कर्ज में कमी क्या था? यूरोपीय देश कर्ज के लिए अमेरिका पर बुरी तरह से निर्भर थे, ठीक है, कई यूरोपीय देश। लेकिन अमेरिका के साहूकार थोड़ी ही बात पर घबराहट दिखाने लगते थे। 1928 की शुरुआत में 6 महीने में अमेरिका द्वारा दिए गए कर्ज की राशि थी $100 करोड़, और लेकिन एक साल के भीतर यह राशि घटकर 24 करोड़ रह गई और अमेरिका द्वारा हाथ खींच लिए जाने के कारण कई देश अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था, ठीक है। इससे कई बैंक तबाह हो गए, यूरोप की मुद्राएं बर्बाद हो गई और इस दौरान ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग में भारी गिरावट आई। लेकिन अमेरिका का कृषि बाजार तेजी से लुढ़क गया और अमेरिका ने अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के लिए आयात पर लगने वाली ड्यूटी को दोगुना कर दिया और इससे भी विश्व की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ये चीजें आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और मैं बता दूं इसमें आर्थिक मंदी भारत पढ़ लेते हैं। आर्थिक मंदी भारत में क्या था? आर्थिक मंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात और निर्यात कर घटकर आधा हो गया और इसी दौरान भारत में गेहूं की कीमत 50% की कमी आई, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि उत्पादों को घटती कीमतों के बावजूद सरकार के किसानों को पहले दर पर लगान वसूलना चाहती थी। इस तरह से इस स्थिति में किसानों की हालत सबसे ज्यादा खराब थी, ठीक है। कई किसानों को अपनी जाम पूंजी निकालनी पड़ी और जमीन और जेवर भी बेचने पड़े। इस तरह से भारत महंगी धातुओं का निर्यात बन गया और भारत के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का उतना असर नहीं पड़ा। कीमतें घटने के कारण शहर में रहने वाले लोगों को जीवन पहले आसान हो गया, ठीक है। युद्ध के बाद समझौते कहाँ कहाँ हुए? दूसरे विश्व युद्ध पहले के युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए थे, ठीक है, और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की स्थिति सुधार मुख्य रूप से दो बातों से प्रभावित होते हैं कि पश्चिम में अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक शक्ति के रूप में उदय होना। दूसरे विश्व युद्ध की बात हो रही है, ना कि फर्स्ट की, ठीक है। और सोवियत यूनान के कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज्यादा ध्यान दिया जो नीचे जैसे औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना और पूर्ण रोजगार दिलवाना, ठीक है। आर्थिक संतुलन रखना और उनको रोजगार भी देना, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। नंबर सेकंड है कि पूंजी सामान श्रमिकों को प्रवाह पर भारी दिनभर प्रभाव को नियंत्रित करना। इस दो मेन मुद्दे थे उस समय, ठीक है। नेक्स्ट है युद्ध के बाद के शुरुआती साल, ये तो चलो छोड़ो। उपनिवेश कांत आजादी, इसके बाद क्या है? ब्रिटेन युद्ध का अंत, भूमंडलीकरण कर लेते हैं। भूमंडलीकरण किया, द एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ ब्रेटन वुड्स। 1960 आते आते विदेशी में अधिक दखल अंदाजी करने के कारण अमेरिका की ताकत में कमी आने लगी थी और सोने के तुलना में डॉलर अपनी कीमतों को बचा नहीं पा रहा था। इस तरह से निर्धारित विनिमय दर की प्रणाली समाप्त हुई और असतत विनिमय दर की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है। 1970 के दशक के मध्य के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था कई मायनों में बदल गई और पहले विकासशील देशों किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में वित्तीय सहायता की मांग कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब उन्हें पश्चिमी के कमर्शियल बैंकों और प्राइवेट लेंडिंग संस्थाओं के कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप पढ़ भी लेना। और इसके बाद हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है व्यापार काम की तलाश में लोगों का प्रवास, पूंजी का संचालन, एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों से उभरी है, वैश्विक समाज के बीच संस्कृति संबंध। ये इंपॉर्टेंट है सी, एक आर्थिक प्रणाली जो 50 वर्षों से
उभरी है वही वैश्वीकरण का आज मुख्य रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे। यही है, ब्रिटेन जापान तो नहीं थे, ब्रिटेन भारत भी नहीं था, जापान रूस इटली भी नहीं था। तो ए इज द राइट आंसर हो जाता है, ये रहा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? अब एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग मैंने आपको बताया था, पहले भी क्लास में बता चुका हूं, इसको सिल्क मार्ग कहा जाता था। एशियन मार्ग, व्यापार मार्ग, अफ्रीकी मार्ग को काट देना, सिल्क रूट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले लोग कौन थे और क्यों? ठीक है, इसमें से पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए विशाल दूरी तय की, या यात्री और व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। ये बी इज द राइट आंसर हो जाता है, कहीं पर मत जाने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है, 1970 के दशक के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पादन का संचालन और स्थानांतरण करना क्यों शुरू हो गया? ये 1970 के दशक के मध्य में 1990 के दशक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी। गलत। चीन जैसे देश में कम, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लगान कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए विश्व बाजारों में कब्जा करना आसान बना दिया। ए और बी दोनों हो जाते हैं, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाता है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्रेटन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? वो है दो अंतरराष्ट्रीय बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है ये मुझे इन कमेंट में बताओ। ठीक है, सबसे शक्तिशाली हथियार जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की, पारंपरिक हथियारों से श्रेष्ठ था, छोटे चेचक को कीटाणु एक जानलेवा हथियार साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, या अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप में आने वाली बीमारियों के कोई प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो डी, इसमें दोनों बी और सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बी और सी ये दोनों राइट आंसर है, ये आप प्रॉपर तरीके से देख लेना। और रीडर पेस्ट मैंने आपको कल बताई थी, रीडर पेस्ट एक बीमारी है ना कि कुछ और। ठीक है, ये व्यक्ति नहीं, ये बीमारी है, एक जगह ये भी गलत है। निम्नलिखित में से किसने पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्ग के द्वारा यात्रा नहीं की? ईसाई मिशनरियों ने, व्यापारियों ने, पर्यटकों ने, या मुस्लिम प्रचारकों? तो पर्यटकों ने नहीं की, पर्यटक इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने शुरू किया? हेनरी होगा कहीं यहाँ पर, हेनरी फोर्ड, सी इज द राइट आंसर। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलित निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना की गई? अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा कोष, मुद्रा कोष, या फिर भारतीय मुद्रा कोष, या अंतरराष्ट्रीय श्रम कोष? मुद्रा कोष इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर, तो सिंपल है, मुद्रा ही तो होगी सबसे इंपोर्टेंट, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से किसे धुरी शक्तियां माना गया है? नात्सी, जर्मनी, जापान, ये जापान, इटली, ये ए इज द राइट आंसर है इसका। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ये नात्सी, जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, और नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सत्य नहीं है? तनाव मुक्ति का काम करना। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? एल डोराडो। ठीक है, ये मैंने बताया था, बताया है नहीं बताया? सोने का एक सक्षम शहर है, आई थिंक नहीं बताया, तो इसको याद कर लेना। निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? लंदन, न्यूयॉर्क, बर्लिन, तो एस्मर्ट। तो बर्लिन इज द राइट आंसर, और से भी गलत हो जाते हैं, कभी लंदन कर आओ या और न्यूयॉर्क कर आओ। ठीक है, तो बर्लिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो आलू है, स्पेगेटी है, टमाटर है, सोया, तो आलू इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, सिल्क रूट का अर्थ है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों को नेटवर्क, भारत और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, या चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्ग? ये सभी गलत हो जाते हैं। ठीक, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को नेटवर्क कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, और 19वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी की गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है जबरन अभिवादन, गुलामी की नई प्रणाली, सरफान, या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो गलत हो जाते हैं, बी इज द राइट आंसर होता है, गुलामी की नई प्रणाली थी ये। ठीक है, एक प्रकार से यार कुछ हो गया, मेरे फोन से हो रही इधर। नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात की प्रतिबंध करने की अनुमति दी? वो थी मकई कानून।
ठीक है। नेक्स्ट है, अधिकांश भारतीय मिमितिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्रों में आए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, ये तो सभी में आए थे। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने सबसे अलग डाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरी आई थिंक आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि प्रॉपर तरीके से एक दो चैप्टर और रह रहे हैं। ठीक है, अगर वो लंबे हैं तो उनको पार्ट में डिवाइड करके आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, और सभी भाइयों को मैंने पहले भी बताया कि जीके की जंग अमित सर के संग मेरा बैच बिल्कुल खत्म होने वाला है। ये जियोग्राफी के लास्ट चैप्टर चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की आपकी क्लास चैप्टर वाइज सब कुछ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या करने वाले वो आपके लिए सरप्राइज है। बहुत अच्छे तरीके से विद डिटेल, जब तक पेपर नहीं होंगे आपके, अच्छे महकमे के साथ चलेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।